हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 एनसीईआरटी की, जो कि रहने वाला है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर है। हम सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि हमारा ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, कि इसमें बहुत सारे बच्चे जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट के अलावा और भी किसी एग्जाम्स में प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसमें जेनेटिक्स के पार्ट से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है कि वो पूरी जेनेटिक्स पढ़ लेंगे, बट कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि डीएनए कब कहेंगे, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है। तो आज हम सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारा थोड़ा सा पैटर्न चेंज रहने वाला है। आज हम पैराग्राफ पैराग्राफ वाइज रीड करके इसे नहीं समझाने वाले, बल्कि सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि आखिर डीएनए क्या होता है। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है ना। उसके बाद हम बात करेंगे जीन क्या है, क्रोमेटिन क्या है। ये जो वर्ड्स हैं कब हम यूज करेंगे, उनका मतलब क्या है, क्या ये सभी चीजें एक हैं, फिर इनके नाम इतने अलग अलग क्यों हैं। ठीक है, तो इनको डीएनए, आरएनए, जीन, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो हो सकता है ये वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा हो इन जनरल जो हम लेते हैं उससे, बट कोई बात नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। क्योंकि जब तक अगर हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे हमें ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप इस चैप्टर में देखिए, इसके कंटेंट्स हैं दे डीएनए, स्टार्टिंग ही होती है डीएनए से। अब ये चैप्टर ये मानकर चलता है कि आपको डीएनए का मतलब इतने पैराग्राफ से आ गया। ठीक है, डीएनए, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे डीएनए के कॉन्सेप्ट को लेकर, क्योंकि ये मानकर चलेगा कि अब आप ये डीएनए के बारे में पूरा जानते हैं। दिस सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट टॉपिक होगा। यानी कि पहले की बात है, आज के डेट में तो हमें खैर क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है कि विच इज़ द जेनेटिक मटेरियल। तो अगर हम बात करें जब ये रिसर्च चल रहा था तब इस बात पर चर्चा चल रही थी कि आखिर जेनेटिक मटेरियल है क्या। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। उनमें जो नामी गिरामी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमारे कोर्स में है वो हमें पढ़ने हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका आरएनए वर्ल्ड। फिर हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए से डीएनए बनता कैसे है। फिर हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए से आरएनए का बनना। फिर जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब ये एक सेशन में तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि हम सारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि ये सारा कंटेंट एक वीडियो में ले आए। आज हम सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपके डीएनए आरएनए से रिलेटेड, और ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम क्लासेस लें, और अगर हम ये बात करें सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, उसके बाद हम बात करें आरएनए वर्ल्ड की, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको प्रॉब्लम आएगी कब, जब आप रेप्लिकेशन पढ़ने लगेंगे, जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। यानी कि जब आप यहाँ से लेकर इतने कंटेंट्स पढ़ने जाएंगे, तब आप देखेंगे कि अगर आपका ये कंटेंट क्लियर नहीं है, डीएनए, आरएनए, जीन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, इन सब से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, तो आप ये टॉपिक मानकर चलें कि आपको बहुत बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इन सब टॉपिक्स को आप बहुत ही आराम से समझ लें। इससे बेहतर है कि आप इन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ लें। तो चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते। ये आपके पास स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपका रहा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उससे रिलेटेड हमारी वीडियो आएगी, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ी कि उससे पहले आपका ये कंटेंट कंप्लीट कर देना चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहला टॉपिक आपका डीएनए है। आखिर ये होता क्या है, देखिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर हम बोलते हैं डीएनए, ठीक है, और हम कह रहे हैं आरएनए, आरएनए एक चीज, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन फ्यू वायरसेस। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी में आएंगे तो आप देखेंगे डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म है, and ribonucleic acid RNA are the two types of nucleic acids found in living systems। पूरे living system में एग्जाम्पल कुछ भी आप ले सकते हैं,
सो ऑल द लिविंग सिस्टम्स में आपको या तो डीएनए या आरएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पर मिलेंगे, यानी कि दो ही तरह के जेनेटिक मटेरियल पूरे लिविंग सिस्टम में है, डीएनए एंड आरएनए। अब बात की जा रही है डीएनए कहाँ है। सो डीएनए एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ज्यादातर। तो आरएनए कहाँ जेनेटिक मटेरियल है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है इन सम वायरसेस, सारे वायरसेस में नहीं। कुछ वायरसेस भी ऐसे हैं, जैसे आपका कोविड का वायरस है ना, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। और ऐसे वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उन्हें हम बोलते हैं रिट्रोवायरसेस या रियो वायरसेस। उसकी बात हम डिस्कशन करेंगे जब हम वायरसेस को पढ़ेंगे तब, कब हम रिट्रो वर्ड यूज करेंगे, कब रियो करेंगे, ठीक है। बट आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। ऑल वायरसेस अगर दे तो आप उस स्टेटमेंट को रॉन्ग करेंगे। इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस में। मोस्टली फंक्शंस, अभी आरएनए का यहाँ फंक्शन डिस्कस किया गया है, हम वो डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डीएनए एंड आरएनए के बेसिक इंफॉर्मेशन की। तो यहाँ पर अगर आपने देखा तो ये डिफिनेशन था, और ये यानी कि फुल फॉर्म में अगर आप जाओगे ना तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बढ़िया। और अगर हम आरएनए का डिफिनेशन, आरएनए का फुल फॉर्म लिखें, ये क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने डीएनए और आरएनए की अगर आप डिफिनेशन पर देखें तो ये है डीऑक्सी। अगर आप डीऑक्सी देखें, बाकी सब तो सेम है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर भी है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, लेकिन सिर्फ डिफरेंस आपको कहाँ मिलेगा? डीऑक्सी में। यानी कि डीएनए के डिफिनेशन में अगर आप इसके फुल फॉर्म में देखें तो एक वर्ड है डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब होता है एक ऑक्सीजन लेस, यानी कि वन ऑक्सीजन लेस है इसके पास, है ना। अब इसका डिस्कशन करेंगे कि आखिर वो ऑक्सीजन किस पोजीशन पर कम है जिसकी वजह से आपने इसको बोला है डीऑक्सी। चलिए, इसके अलावा हमें दूसरा पॉइंट जो समझना है कि दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है ना, दोनों ही क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है? यानी कि वी हैव डीएनए एंड आरएनए एज न्यूक्लिक एसिड, दोनों क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स है। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, इसको समझने के लिए। एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड को अगर मैं डिफाइन करना चाहें तो न्यूक्लिक एसिड को वन लाइन वर्ड में आप डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं, दे आर दी पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम न्यूक्लियोटाइड समझ लें, मान लीजिए कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना। ये क्या हुआ? मान लीजिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये एक नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, एक और न्यूक्लियोटाइड, एक और न्यूक्लियोटाइड। और अगर हम इनकी पॉलीमराइजेशन करवा दें, इनका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना दें, इसका हम पॉलीमराइजेशन करवा दें, इसका मतलब अब ये जो रिजल्टेंट होगा हमारा, इसे हम कहेंगे न्यूक्लिक एसिड। इसे हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो अब हम फिर से वापस अपने डेफिनेशन पर चलते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये हमने एक पॉलीमर, एक मोनोमर देखा, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड को देखा। अब इस न्यूक्लियोटाइड, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, एक और एक और एक और, ऐसे ही बहुत सारे, और उनके बीच में, है ना, ये बहुत सारे, इनके बीच में अगर पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स बन जाएंगे ये, तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा न्यूक्लिक एसिड। बढ़िया। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड किन किन चीजों से बनता है? तीन चीजों से। यानी कि अगर हम न्यूक्लियोटाइड को अगर हम समझ लें तो इसका मतलब हम डीएनए एंड आरएनए को बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। तो मेन बात है, क्योंकि एक मोनोमर का अगर समझ लिया तो हम इसके क्या करेंगे? पॉलीमर को तो बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि आखिर इस न्यूक्लियोटाइड की बदौलत, भाई दोनों ही क्या है? पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, फिर एक डीएनए क्यों और एक आरएनए क्यों?
दोनों के नेचर में तो बहुत अंतर मिलेगा। तो अगर हम इस न्यूक्लियोटाइड को ही समझ लें तो हम डीएनए एंड आरएनए को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने चलते हैं न्यूक्लियोटाइड को कि आखिर ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो ये रहा आपके पास न्यूक्लियोटाइड। अब इस एक मोनोमर को समझने जा रहे हैं। अगर हम न्यूक्लियोटाइड को समझें तो ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी चीजों से मिलकर बनेगा? तीन चीजों से मिलकर बनेगा। सबसे पहला एक चीज है इसके अंदर जिसको आप कहते हैं शुगर। तो इसके पास एक मिलेगा शुगर। तो ये रहा शुगर से रिलेटेड, हम डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। दूसरी चीज जो होगी वो होगी इसके अंदर नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस, तो नाइट्रोजन बेसिस रहा। और तीसरी चीज जो इसके अंदर चाहिए वो है फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड कह लें। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोटाइड में अगर हम फर्स्ट प्लस सेकेंड यानी कि शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट मिला दें तो ये मिलकर जो बनेगा वो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं शुगर को। एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या शुगर कैसे होते हैं। तो ये डिस्कशन कर रहे हैं हम शुगर को लेकर। तो अगर हम शुगर को देखें, सिर्फ शुगर की बात कर रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट आपका है शुगर, इसको लेकर हमारा डिस्कशन अभी है। फिर हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन बेसिस एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो ये रहा आपका शुगर। शुगर को अगर हम देखें तो ये 5 कार्बन का होता है और ये एक अल्डोज है। क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्डोज है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इस शुगर को देखें तो क्या ये शुगर एक ही जैसे होते हैं? तो अगर हम बात करें कि ये 5 कार्बन का ही है, ठीक है, तो अब ये शुगर की अब हम बात करें तो ये शुगर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक शुगर होगा जिसको आप कहेंगे राइबोज शुगर। राइबोज शुगर, ये जनरल इंफॉर्मेशन है ना, यानी कि राइबोज भी 5 कार्बन का शुगर, तो ये है राइबोज शुगर। और एक शुगर का वेराइटी है जिसे आप कहते हैं डी ऑक्सी राइबोज शुगर, यानी कि ये भी 5 कार्बन का। तो ये 5 कार्बन का है, तो ये भी 5 कार्बन का, क्योंकि इन जनरल आपने लिख रखा है कि ये 5 कार्बन के होंगे, दोनों ही एल्डोज हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्ट्रक्चर देखिए, आपने इसमें लगाना है एक ऑक्सीजन, और जैसा कि आपने कहा कि इसमें 5 कार्बन होंगे। ये रहा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और अब रहा आपके पास ये फिफ्थ कार्बन। ठीक है, फिफ्थ कार्बन। बढ़िया, अब हम इसको जस्टिफाई करते हैं, इसको सेटिस्फाई कर देते हैं एच एंड ओ एच से। कहाँ कहाँ ओ एच होंगे, कहाँ कहाँ एच होगा। फर्स्ट कार्बन पर जाइए, तो फर्स्ट कार्बन पर आपको ये मिल जाएगा एच एंड ओ एच। सेकेंड कार्बन पर आपको मिलेगा एच, ठीक है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ओ एच। थर्ड कार्बन पर आपको मिलेगा अगेन एच एंड ओ एच। फोर्थ कार्बन पर आप एक जस्टिफाई कर दीजिए कार्बन के चार हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, क्योंकि कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड। तो यहाँ आया और इसके साथ होगा CH2OH। ठीक है, तो अगर हम राइबोज का फॉर्मूला लिखना चाहें तो राइबोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? राइबोज का फॉर्मूला हो जाएगा C5H10O5। 5 हो गया ना? ठीक है, ये देखिए, बढ़िया। अब आ जाइए आप डीऑक्सी, काउंट कर लें, आपको सेम मिलेगा। अब आ जाते हैं डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज में आपको सेम स्ट्रक्चर लिखना है, सेम एग्जैक्ट सेम आप लिख दें। ये रहा आपका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन,
फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये रहा फिफ्थ कार्बन। सेम स्ट्रक्चर कर दें, OH, H, 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 OH, यहाँ पर क्या था राइबोज में, HOH था ना, सेम स्ट्रक्चर कर दे, CH2OH, यही था। आप कहोगे फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है। अब आ जाइए आप सेकेंड पोजीशन पर। सेकेंड कार्बन पर आपको वहां बताया गया था, यहाँ पर क्या हमने बताया था, इट इज हैविंग 1 ऑक्सीजन लेस। अब इसकी बारी आ गई है, ये 1 ऑक्सीजन कहाँ लेस होगा, क्योंकि ये है डीऑक्सी राइबोज, तो एक ऑक्सीजन लेस होगा। 1 ऑक्सीजन इसमें क्या है, 1 ऑक्सीजन लेस, ये 1 ऑक्सीजन है ना, 1 ऑक्सीजन लेस है। अब ये होगा सेकेंड कार्बन पर, एट सेकेंड कार्बन एटम, एट सेकेंड कार्बन एटम, एक ऑक्सीजन लेस होगा कहां पर, सेकेंड कार्बन पर। यानी कि अगर आप डिऑक्सी राइबोस शुगर लिखना चाहते हैं तो सेकेंड पोजीशन पर आप ये O नहीं देंगे, क्या देंगे आप, सिर्फ H देंगे। तो हो गई ना आपको कि शुगर 2 टाइप्स के हैं, वन इज राइबोस शुगर, नेक्स्ट इज डीऑक्सी राइबोस शुगर। राइबोस शुगर और डीऑक्सी बिल्कुल एक जैसे हैं, बोथ आर एल्डोज, बोथ आर 5 कार्बन शुगर। तो अगर हम देखें तो डिफरेंस क्या है, डीऑक्सी यानी कि इसमें क्या है, 1 ऑक्सीजन लेस है। किस पोजीशन पर 1 ऑक्सीजन लेस है, कार्बन नंबर 2 पर। बस इतनी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब यहीं पर अगर हमने बात की तो एक और डिस्कशन कर लेते हैं, बाद में चल के हम देखेंगे कि भाई डीएनए में हमने देखा कि भाई न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में आपको मिलेगा शुगर, आपको मिलेगा नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। हमने तो अभी नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड को डिस्कस किया ही नहीं है, हमने सिर्फ किया है डिस्कस किसको, शुगर को। तो अगर हम बात करें कि डीएनए की, तो आपको यहां से देखकर आइडिया लग गया ना कि डीएनए में किस टाइप का शुगर यूज होगा, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज का, यानी कि ऐसा न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड लिया है आपने, अगर इस न्यूक्लियोटाइड में आपने डीऑक्सी टाइप का अगर आपने राइबोज डीऑक्सी राइबोज शुगर यूज किया है, यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड किसका बनने वाला है, ये बनने वाला है एक डीएनए का चेन बनाएगा, यानी कि ये न्यूक्लिक एसिड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके न्यूक्लियोटाइड में क्या है, कौन सा शुगर यूज किया गया है, डीऑक्सी टाइप। तो ये एक जो एक चेन बनेगी, ये एक डीएनए की चेन बनेगी, ठीक। अगर उसी जगह पर अगर हम राइबोज शुगर ले लें, तो न्यूक्लियोटाइड में अगर हम राइबोज शुगर ले लेंगे तो ये चेन जो है ये किसकी बनेगी, ये जो चेन बनेगी ये न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो बनाएंगे जिसमें कि शुगर राइबोज टाइप का है, तो ये न्यूक्लिक एसिड बनेगा, ये एक आरएनए का न्यूक्लिक, यानी कि वो आरएनए बनाएगा। तो अब बात आपको आई थिंक थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी, है ना, कि किस बात से डिपेंड करता है। तो यहाँ पर शुगर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लियर। हाँ, एक चीज और, ये अगर इसमें कहीं भी किसी भी टॉपिक से अगर आपको थोड़ी भी सी डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज करेंगे, उससे रिलेटेड हो सकता है उसको एक्सप्लेन करने में 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। उसके लिए अगर हम आपसे एक वीडियो बनाकर उस पर अपलोड कर लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए बॉदर नहीं करना। तो ये टॉपिक आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक और इन्फॉर्मेशन कि आगे चल के आप पढ़ेंगे कि इन दोनों में डीएनए ही आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में यही न्यूक्लिक डीएनए ही है, ये जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए सब वायरसेस में है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है कि डीएनए को ही नेचर ने चूज किया जेनेटिक मटेरियल के लिए, कुछ तो खासियत होगी, खासियत है, वो है डीएनए की स्टेबिलिटी, कि डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए, डीएनए ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके स्टेबिलिटी पर कि क्यों ये ज्यादा स्टेबल है। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन चूंकि हमने शुगर डिस्कस किया है यहीं पर एक बात कर ले। अब आप एक बात बताइए, आपने केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं आप, केमिस्ट्री में आपको ये बात बताई जाती है कि नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, यानी कि नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। लिख देते हैं, जैसे कि आपने देखा नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में,
सो नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, OH भी तो फंक्शनल ग्रुप ही है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नाउ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी ये घट जाएगी, ये कम होगी, ठीक है। अब यहां देखिए किस शुगर में फंक्शनल ग्रुप ज्यादा है, डिऑक्सी में फंक्शनल ग्रुप कम है, सेकेंड पोजीशन की कार्बन पर, है ना। सो एज कंपेयर टू राइबोज, डिऑक्सी राइबोज इज हैविंग वन फंक्शनल ग्रुप लेस एज एट कार्बन नंबर 2। सो deoxyribose sugar is more stable because it is having one functional group less. So less functional group is there, less reactivity is there, it means more stability is there. तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल कि डीएनए क्यों ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो यहां से एक बात हो गई क्लियर आपको। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेस से, यानी कि नाइट्रोजन बेस क्या होता है। ये रहा आपके पास एक फ्रेश पेज और इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रोजन बेसिस को। अब इससे रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें जानने चाहिए, नाइट्रोजनस बेसिस, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना है। पढ़ाई बहुत, ये जेनेटिक्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेसिस में ना आपको दिखेगा कि रिंग होते हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज, यानी कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा। सबसे पहला तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपको रिंग मिलेगा, ठीक है, रिंग्ड कंपाउंड है, यानी कि आपको रिंग देखने को मिलेंगे। अब एक रिंग है या दो रिंग है वो अलग बात है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इस रिंग में क्या होगा, इस रिंग में आपको मिलेंगे नाइट्रोजन एटम्स, है ना, इसमें आपको मिलेंगे नाइट्रोजन, ठीक। इस रिंग में आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा। सो दिस रिंग कंपाउंड विच कंटेन्स नाइट्रोजन, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस रिंग्ड कंपाउंड को, साइक्लिक कंपाउंड को हम कह सकते हैं कि इट इज हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं जब एक ही टाइप के एटम ही इन्वॉल्व हो उस साइक्लिक कंपाउंड को बनाने में तो आप कह सकते हैं कि मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है। लेकिन अगर आप उसमें देखें कि यानी कि होमोसाइक्लिक, यानी कि सेम टाइप के एटम, मोनो नहीं होमो यूज करते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि कार्बन भी इन्वॉल्व है, उसके अलावा कोई और भी एटम इन्वॉल्व है, तो उस साइक्लिक कंपाउंड को आप कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि टोटल नाइट्रोजनस बेसिस आपके पास कितने हैं। तो टोटल आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस मिलेंगे, टोटल मिलेंगे आपको 5, ठीक है। कौन कौन से 5 रहेंगे, उन पांचों में रहेंगे आपको एडेनिन, ग्वानिन, इस एडेनिन को आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। उसके बाद आपको मिलेगा साइटोसिन, साइटोसिन, उसके बाद आपको मिलेगा थायमिन, थियामिन नहीं कहेंगे, वो अलग है, थियामिन विटामिन बी को हम बोलते हैं, थियामिन आप नहीं बोलेंगे, इसे आप कहेंगे थाइमिन, इंपॉर्टेंट, थाइमिन एंड यूरेसिल, यूरेसिल। ये हम नाइट्रोजन बेस की बात कर रहे हैं, किसमें डीएनए में क्या होता है, आरएनए में क्या होता है, वो एक अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हम इन जनरल नाइट्रोजन बेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज नेक्स्ट क्या है, इसमें अगर हम एडेनिन एंड ग्वानिन को देखें तो ये जो दो हैं, इन दो को आप कहते हैं प्यूरिन्स, क्या आप कहेंगे, प्यूरिन्स, ये दोनों को आप कहते हैं ये प्यूरिन्स है, ठीक, प्यूरिन्स है। और साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, इनको आप क्या कहते हैं, दे आर पिरिमिडिन्स, इनको आप कहते हैं ये पिरिमिडिन है, ठीक। साइटोसिन को रिप्रेजेंट करते हैं आप सी से, थायमिन को रिप्रेजेंट करते हैं टी से एंड यूरेसिल को रिप्रेजेंट करेंगे यू से। तो हर जगह आप देखेंगे इनका सिंबल AGCTU यही यूज होता है, ठीक। अब एक और इंफॉर्मेशन,
जो ये प्यूरीन है, ये कैसा है? प्यूरीन जो आपको देखने को मिलेगा, है ना? तो प्यूरीन जो है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। डबल रिंग होते हैं इसमें, ठीक? जबकि पिरिमिडिन में आपको मिलेगा सिंगल रिंग। एक डिफरेंस आपने देखा, इसमें मिलेगा आपको सिंगल रिंग, ठीक? दूसरी चीज, प्यूरीन में आपको देखने को मिलेगा कि ये एक तो डबल रिंग है, इसमें डबल रिंग है, ठीक? हम इसे दूसरी स्लाइड पर डिफरेंशिएट करके ही देखते हैं कि प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ना। चलिए देखिए, अब सबसे पहली चीज आपने क्या बोला, ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडिन है। एग्जाम्पल्स आपके पास है, यानी कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन बेसेस की, तो हमने नाइट्रोजन बेसेस में हमने अब तक क्या पढ़ा? नाइट्रोजन बेसेस में, यानी कि इन नाइट्रोजन बेसेस में, वहां तो रफ वर्क हो गया था, नाइट्रोजेनस बेसिस, यहाँ जरा फेयर तरीके से कर लेते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस। अब बार बार ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। नाइट्रोजनस बेसिस क्या है? टोटल 5 टाइप्स के हैं। रिंग्ड कंपाउंड है, जिसके अंदर आपको नाइट्रोजन भी देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ये रहा इसका मतलब, नाइट्रोजन बेसिस को आपने 2 तरह में डिवाइड कर दिया। नंबर कितने हैं? टोटल 5, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। लेकिन अगर हम टाइप्स की बात करें, जैसे हमने शुगर में टाइप्स की बात की थी, राइबोज एंड डिऑक्सी राइबोज, उसी तरीके से हम नाइट्रोजन बेस के टाइप्स की बात करें तो आपको इसके 2 टाइप मिलेंगे। कौन कौन से टाइप मिलेंगे आपको? आपको मिलेंगे, एक मिलेगा इसका प्यूरीन, ठीक है? तो एक है प्यूरीन और दूसरा वेराइटी है इसका, जिसे आप कहते हैं पिरिमिडिन्स, पिरिमिडिन, ठीक है? ये दोनों ही क्या है? नाइट्रोजन बेसिस है। अब प्यूरीन एंड पिरिमिडिन में क्या डिफरेंसेस है? सबसे पहली चीज, प्यूरीन जो है ना, तो प्यूरीन सबसे पहली चीज आपने देखा कि ये डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है, इसमें 2 रिंग है, डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है, तो इसमें डबल रिंग है। दूसरा आप डिफरेंस देखेंगे कि इसमें जो मेंबर मिलेंगे आपको इस डबल रिंग में, है ना, उसमें टोटल आपको 9 मेंबर देखने को मिलेंगे, 9 मेंबर इस रिंग में, जिसमें से इस 9 मेंबर में आपको 4 नाइट्रोजन होगा। इस 9 मेंबर में 4 जो होगा वो नाइट्रोजन है। किस पोजीशन पर? वो मिलेगा आपको एट पोजीशन 1, यानी कि N1 मिलेगा आपको। उसके बाद थर्ड पोजीशन पर मिलेगा, यानी कि N3। उसके बाद आपको मिलेगा 7th, यानी कि N7 एंड N9। ये आपको याद रखना है, 1 3 7 9, ये आपको नाइट्रोजन का कोड याद रखना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, है ना, उसको डिस्कस कर लेते हैं, यहां देख लेते हैं, ठीक? देखिए, जैसा कि अगर आपने देखा तो हम एक आपको बना रहे हैं, एक प्यूरिन बना रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, हम ए बना रहे हैं, यानी कि एडेनिन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन बनाएं या स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिन बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए एडेनिन ले लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आपने देखा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, नाउ यहाँ पर आपको मिलेगा एक नाइट्रोजन, फिर आपको मिल जाएगा यहाँ एक कार्बन, ठीक है? आपको यहाँ मिल गया एक नाइट्रोजन और यहाँ आपका बॉन्ड। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर एक नाइट्रोजन और यहाँ एक नाइट्रोजन और यहाँ आपको मिलेगा एक कार्बन। तो सबसे पहले बॉन्ड को हम जस्टिफाई करेंगे। यहाँ पर भी आपको मिलेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर मिलेगा डबल बॉन्ड, और चूंकि ये एडेनिन है तो यहाँ पर आपको, एक्चुअली एडेनिन का नाम होता है 6 एमाइनो प्यूरिन, ये एडेनिन है, ठीक है? तो यहाँ आपको मिलेगा इस 6 एमाइनो प्यूरिन बोला, यानी कि 6 पोजीशन पर आपको मिलेगा एक NH2 ग्रुप, ठीक है? अब इसकी नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग होगी इसकी कहाँ से? तो नंबरिंग आप यूज करते हैं इसकी यहाँ से, ये है फर्स्ट, ठीक? आप ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, और ये है फिफ्थ, ये है सिक्स्थ। फिर आप इस साइक्लिक में आ जाइए, ये है सेवेंथ, ये है एट्थ और ये है नाइन्थ, ठीक है?
तो आपने देखा फर्स्ट पोजीशन पर आपने देखा नाइट्रोजन, थर्ड पोजीशन पर आपने देखा नाइट्रोजन, आपने देखा सेवेंथ पोजीशन पर नाइट्रोजन एंड नाइन्थ पोजीशन पर नाइट्रोजन। ठीक, और इसका नाम अगर आप लिखना चाहें, है ना, तो इसका नाम क्या आप लिख सकते हैं? इसका नाम आप लिख सकते हैं 6 एमाइनो, क्योंकि 6 पोजीशन पर क्या है? एमाइनो ग्रुप है, 6 एमाइनो। और ये पूरी स्ट्रक्चर अगर आप एमाइनो को हटा दें तो ये एक प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आपने 6 पोजीशन पर एमाइनो डाल दिया, एमाइनो ग्रुप डाल दिया, तब ये हो जाएगा 6 एमाइनो प्यूरिन, है ना। और यही होता है एडेनिन। यही किसके बराबर होता है? इसी को आप क्या कहते हैं? एडेनिन। जो एडेनाइन आप लिख रहे थे वो एक्चुअली यही है। ठीक है, 6 एमाइनो प्यूरिन इसका उसका नाम है। ठीक है, अच्छा, तो अगर आप यहाँ देखें उसी तरह आपको ग्वानिन भी बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ग्वानिन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ग्वानिन बनाने के लिए इसके कार्बन नंबर 6 पर आप एमिनो हटाकर एमाइनो ग्रुप डाल देंगे फर्स्ट पोजीशन पर। इसी पर आपको ग्रीन कलर से ड्रॉ कर दें, आपके लिए आप बना सकते हैं इस पर। अगर आपको ग्वानिन बनाना है तो आप इस कार्बन नंबर 2 पर आप क्या करेंगे? NH2 डाल देंगे, और कार्बन नंबर 6 पर आप क्या करेंगे? यहाँ O डाल देंगे, इस NH2 को हटा देंगे और यहाँ पर O डाल देंगे, है ना। तो अगर आपने 6 पोजीशन पर NH2 को हटाकर O डाल दिया और उस एमीन को ग्रुप को लाकर डाल दिया आपने सेकेंड पोजीशन पर, यानी कि इसका नाम क्या हो गया? 2 एमिनो। सेकेंड पोजीशन पर आ गया ना, 2 एमिनो 6 ऑक्सो, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? प्यूरिन। तो ये ग्रीन वाला से लिखते रहे आपको, 2 एमिनो हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 2 एमिनो। 6 पोजीशन पर क्या है? ऑक्सो। और क्या है ये पूरा स्ट्रक्चर? प्यूरिन। तो ये इसका क्या हो गया? प्यूरिन। और ये किसका नाम हो गया? ग्वानिन का। ग्वानिन का, इसलिए ग्रीन से लिख दिया। ठीक है ना। तो ये हो गया प्यूरिन, ये हो गया आपका एडेनिन उसमें, और ये ग्वानिन। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, और अगर आप डिफरेंशिएट भी करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। ये पूरी इंफॉर्मेशन है प्यूरिन की। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें प्यूरिन से रिलेटेड इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप जाएं और प्यूरिन से रिलेटेड क्वेश्चन आए और आपसे सॉल्व ना हो। ठीक है, क्योंकि वो इससे ज्यादा गहराई में जा ही नहीं सकते। ये पूरी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है प्यूरिन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं यहाँ पिरिमिडिन से रिलेटेड कि पिरिमिडिन क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि प्यूरिन आपको डबल रिंग्ड मिला, ये आपको कैसा मिलेगा? सिंगल रिंग, यानी कि इसमें आपको एक ही रिंग देखने को मिलेगा। ये क्या है? सिंगल रिंग्ड कंपाउंड। दूसरी इंफॉर्मेशन, यहां पर आपको 9 मेंबर मिले थे, यहां पर आपको मिलेंगे सिर्फ 6 मेंबर, क्योंकि रिंग भी तो कम है, 6 मेंबर। वहां नाइट्रोजन आपको मिला था 4, यहां पर आपको नाइट्रोजन कितने मिलेंगे? 2 नाइट्रोजन। ठीक है, किस किस पोजीशन पर मिलेगा वो नाइट्रोजन? वो नाइट्रोजन आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर। किस पोजीशन पर मिलेंगे? N1 एंड N3। ठीक है, यहां मिलेंगे। कैसे हैं वो देखते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? 1 3। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, है ना। नाउ सी, अगर हम एक पिरिमिडिन को ड्रॉ करें, किसी भी पिरिमिडिन को ले लें, आपके पास 3 पिरिमिडिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है, आप किसी को भी ले लें, है ना। तो चलिए हम किसी को भी ले लेते हैं, हम थाइमिन ले लेते हैं। तो थाइमिन को अगर हम ड्रॉ करें, बेसिक ये पिरिमिडिन का ये जो साइकिल है ना, ये सेम रहने वाला है, ये सेम रहेगा। ठीक है, और इसी में सिर्फ आपको पोजीशन चेंज करते जाना है और आपकी नाइट्रोजन बेसिस का नाम चेंज होता जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड कर लें, यहाँ आपके पास, ठीक है, बस ये रहा एक पिरिमिडिन का साइकिल। ठीक, NH कर लें यहाँ पर, ये रहा पिरिमिडिन का साइकिल। ठीक है, अब इस पिरिमिडिन के साइकिल में आपको चेंज करते जाना है, पोजीशन चेंज करते जाइए। और आप देखें यहाँ पर भी NH कर लें, पोजीशन चेंज करते जाइए। हम थाइमिन बना रहे हैं सॉरी। नाउ अगर आप इस कार्बन, ये पोजीशन क्या है, इसका नाम पहले आप देख लें कि इसका नाम आपको नंबर कैसे देना है। नंबर आपको देना है, ये स्टार्ट करना है 1 से। 1 आपको एंटी क्लॉक या आपको साइक्लिक वे में जाना है, यानी कि आपको ऐसे जाना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये रहा सेकंड पोजीशन, ये रहा थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन। तो आप देख पा रहे हैं N1, यानी कि N के फर्स्ट
फर्स्ट पोजीशन पर आपको n मिला एंड थर्ड पोजीशन पर आपको n मिला, जस्टिफाइड है। और जहां जहां आप बॉन्ड का ये देखें वहां आप इसको फिल कर लें। एक्चुअली यहाँ पर आपको मिलेगा NH नहीं, बल्कि यहाँ पर मिलेगा आपको एक डबल बॉन्ड, ठीक है। और जहां जहां आप कार्बन के साथ से देखें तो वहां पर आप जस्टिफाई कर लें H के साथ, ठीक है। तो ये एक बेसिक है पिरिमिडिन के लिए। लेकिन अगर आपको बनाना है थाइमिन, मान लीजिए आपको ड्रॉ करना है थाइमिन, थाइमिन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर H को हटाकर यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप डालेंगे ऑक्सीजन, और इस कार्बन नंबर 2 यहाँ पर भी आप क्या पुट करेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके कार्बन नंबर यहाँ पर आपके पास आ गया, इस 5th पर यहाँ पर आ जाएगा CH3, तो ये हो गया थाइमिन। अमीन ग्रुप होना चाहिए ना, CH3 ग्रुप है, ठीक है। क्योंकि इसका नाम क्या है, इस थाइमिन का टेक्निकल नाम है, अगर आप इसको जनरल नाम से बुलाएं तो इसका नाम है 5 मिथाइल, 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है ना, 5 मिथाइल यूरासिल। क्योंकि अगर आप ये मिथाइल ग्रुप हटा दें तो ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका, वो है यूरासिल, ठीक है। तो 5 मिथाइल यूरासिल इज द अनदर नेम ऑफ थाइमिन। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए आपको ये बता दिया, इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये सारी चीज़ें रिलेट करना सीख लिया आई थिंक, कि नाइट्रोजन बेसिस में प्यूरिन क्या है, पिरिमिडिन्स क्या है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखें, जैसा कि आपने यहाँ देखा था शुगर में कि डिऑक्सी राइबोस टाइप का शुगर अगर इस न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में यूज होगा तो हम कहेंगे वो एक डीएनए टाइप का बनने वाला, यानी कि वो डीएनए बनाने वाला है। यानी कि उस न्यूक्लियोटाइड में डिऑक्सी टाइप है तो ऑब्वियस सी बात है वो न्यूक्लियोटाइड किसका बनेगा, वो किसका न्यूक्लिक एसिड बनाने वाला है, डीएनए का। डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होगा क्योंकि उसमें जो शुगर यूज हुआ है वो डिऑक्सीराइबोज है। अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन बेसिस की, ठीक है। अब नाइट्रोजन बेसिस की एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप यहाँ समझ लें, ठीक। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, हाँ एक चीज और नाइट्रोजन बेस को बताने के पहले एक चीज और बताना चाहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पढ़ाई करना सिर्फ बुकिश लैंग्वेज को पढ़ा, अपने नोटबुक में तैयार कर लिया, याद कर लिया, समझ लिया, एग्जाम दे दिया, अच्छे मार्क्स आ गए, सिर्फ यहीं तक पढ़ाई का एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन मतलब उसका यूज़ तब तक नहीं कंप्लीट होता जब तक आप उसको डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करना ना सीख लें। यही पढ़ाई का सबसे आप कह लें कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पढ़ाई का हमारी लाइफ में। आप देख कर किसी को कहते हैं कि उसका बिहेवियर ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ा लिखा है, तो बिहेवियर से कैसे उसकी पढ़ाई झलक गई, क्योंकि उसने पढ़ाई में जो भी सीखा है उसको भी वो यूज़ करता है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि आप जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपने बहुत बार सुना होगा बहुत लोगों से कहते हुए कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया है ना। अब मेनली यूरिक एसिड को अगर हम कहें कि यूरिक एसिड क्या है, तो यूरिक एसिड एक तरह का प्यूरिन है, क्योंकि ऐसे लोगों में उनमें प्यूरिन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो प्यूरिन का जो लेवल बढ़ जाता है जनरली नॉर्मल अमाउंट में एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारे यूरिन के साथ, लेकिन जब ये एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, तो सर्टेन कंडीशंस में ज़्यादा बनते हैं, वो आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं जब यूरिया यूरिक एसिड या पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इतना समझ लें वो भी यूरिक एसिड भी क्या है, एक तरह का प्यूरिन ही है, उसमें आपको प्रोटीन डाइट खाने को मना कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आप बात करते हैं, आप कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी में जो कैफीन होता है विच इज़ इन कॉफ़ी, तो जो कैफीन है वो भी एक तरह का प्यूरिन है। इसका मतलब क्या हुआ, जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है उनको एक तो प्रोटीन डाइट कम कर देना चाहिए, ठीक, क्योंकि उसमें प्यूरिन मिलेंगे आपको। और दूसरी चीज़ें आपको क्या कम कर देनी चाहिए, कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसके कैफीन है, जो कैफीन है वो भी एक तरह का प्यूरिन होता है। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि अब हम यहाँ से ये समझेंगे कि आखिर इन नाइट्रोजन बेसिस की बदौलत हम कैसे डीएनए आरएनए के बारे में हम समझ सकते हैं। अगर हम नाइट्रोजन बेसिस को देखें तो डीएनए में एंड आरएनए में नाइट्रोजन बेस के बदौलत डिफरेंसेस हैं। डीएनए में अगर हम देखें तो यहाँ एक्चुअली होता क्या है कि इन जनरल इंफॉर्मेशन क्या है कि ये जो प्यूरिन है और पिरिमिडिन है दोनों बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। जब डबल हेलिकल आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे प्यूरिन फॉर्म्स बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड विद द पिरिमिडिन। अब प्यूरिन हमेशा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, तो पहला कुछ रूल देख लेते हैं, ठीक है। एक रूल ये है, कुछ रूल देख लेते हैं यहाँ पर, कि एक रूल ये है
कि प्यूरीन जो है ये हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? पिरिमिडिन के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि क्या प्यूरीन प्यूरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा? आंसर इज नो। क्या पिरिमिडीन जो है वो पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा? आंसर इज नो। इसका मतलब प्यूरीन सिर्फ पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा? आंसर इज यस। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब अगर हम एक प्यूरीन ले लेते हैं एडेनिन, ठीक, तो वो बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? ये बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ। ठीक है, और ग्वानिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? साइटोसिन के साथ। ये जो दो लिखा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, यानी कि प्यूरीन फॉर्म्स बॉन्ड विथ थाइमिन, और ये जो विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें क्या है? दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ग्वानिन पेयर्स विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाकर ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर करता है। आपका ग्वानिन क्या है? एक प्यूरिन है। साइटोसिन क्या है? पिरिमिडिन है। और आपको बोला गया प्यूरिन ऑलवेज फॉर्म्स बॉन्ड विद द पिरिमिडिन। अब हम बात करते हैं आरएनए की। आरएनए में ए जो है एडेनिन किसके साथ? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। किसके साथ पेयरिंग बनाएगा? क्या थाइमिन के साथ बनाएगा? आंसर इज नो। आरएनए में थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता। इंस्टेड ऑफ थाइमिन इट इज हैविंग यूरेसिल। ठीक है, सो ए पेयर्स विथ यूरेसिल, क्योंकि यहां पर आ गया नोट पॉइंट। नोट क्या है यहां पर? कि टी इज एब्सेंट इन आरएनए। टी क्या है? आरएनए में एब्सेंट होगा। और डीएनए के लिए क्या है? डीएनए के लिए इंफॉर्मेशन है कि यू इज एब्सेंट इन डीएनए। ये हो गई आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यूरेसिल आपको डीएनए में एब्सेंट मिलेगा और थाइमिन आपको आरएनए में एब्सेंट मिलेगा। ठीक है, सो आरएनए में ए पेयर्स विथ किसके साथ? ए की पेयरिंग होगी यूरेसिल के साथ फिर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड जी सेम है, यानी कि विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन, यानी कि बाकी सारी चीजें मिलेंगी। तो अब इसीलिए आपको बताया गया कि 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस है। अब आ जाए आप इस न्यूक्लियोटाइड पर। यहाँ आपको बताया गया कि न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको मिला राइबोस शुगर। यहाँ आ जाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको मिला शुगर। तो अगर ये शुगर डिऑक्सी टाइप का है, ठीक, और नाइट्रोजन बेसिस भी अगर हम देखें कि वो उसमें यूरेसिल नहीं है, थाइमिन है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो चेन चलेगी आगे, ये कैसी चेन बनाएगी? ये बनाएगी न्यूक्लियोटाइड। किसकी चेन बनाएगी? इसमें बनने वाला जो चेन होगा वो क्या कहलाएगा? डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आपने शुगर की बदौलत भी डिफरेंसेस देखा और आपने नाइट्रोजन बेसिस से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखे। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे फॉस्फोरिक एसिड। तो खैर बहुत आसान है ना? फॉस्फोरिक एसिड की बात कर लेते हैं। फॉस्फोरिक एसिड रहा आपका न्यूक्लियोटाइड का थर्ड इंपॉर्टेंट मेंबर। तो ये है आपका फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट कह लें, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, या आप कह लें H3PO4। इसका स्ट्रक्चर बनाना आप जानते हैं, केमिस्ट्री में भी आपने बहुत बार बनाया होगा, बहुत इजी है। ठीक, और इसके OH को जस्टिफाई कर दे, OH के नंबर को जस्टिफाई करते चलें। ये है इसका H3PO4 का स्ट्रक्चर, है ना? अगर आप इसके तीनों हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? PO4-3। यानी कि अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर लिखते हैं जहां आप इसके तीनों हाइड्रोजन को हटा देंगे तो हाइड्रोजन क्या H+ होकर निकलेगा? O- रह जाएगा, O-, और यहाँ पर भी O-। यानी कि आप क्या लिख दे रहे हैं? PO4 है, और इस पर चार्ज कितना हो गया? -3 का। इसको आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट यही कहते हैं। ठीक है, नाउ अब एक बात और समझ ले, ये रही फॉस्फोरिक एसिड, इसकी कहानी। अगर आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर आप कोई भी शुगर ले लें, वो आपकी शिद्दत के ऊपर डिपेंड करता है, डिऑक्सी या राइबोस, उसके साथ आप कोई भी नाइट्रोजन बेस ले रहे हैं तो ये कहलाएगा, इसके बॉन्डिंग ये कहलाएगा, इसको आप कहेंगे कि आपने बनाया है न्यूक्लियोसाइड।
न्यूक्लियोसाइड। इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। लेकिन लेकिन अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं फॉस्फेट भी, ठीक है, अगर आप इसमें पी भी ऐड कर देते हैं, तो अब जाकर ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, ये कहलाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर अब आप कहेंगे न्यूक्लियोसाइड नहीं कहेंगे, बल्कि अब आप कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, इसमें डिफरेंस आई थिंक अब आपको समझ में आ गया। अगर मान लीजिए आपने एडेनिन नाइट्रोजन बेस लिया है और शुगर ले लिया है, शुगर कोई भी लिया है, मान लीजिए आपने राइबोस शुगर ले लिया, ठीक है, या आपने डिऑक्सी ले लिया, कोई भी शुगर ले लिया, उसमें आपने पी नहीं मिलाया, अगर आपने फॉस्फेट नहीं मिलाया है, इसका मतलब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, लेकिन अगर आपने पी भी मिला दिया तो अब आप कहेंगे कि वो बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये स्ट्रक्चर बनते कैसे। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, इसे नोट कर ले, यहाँ से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं कि क्योंकि हमारी जर्नी कहाँ तक पहुंचने वाली है, हम ये इसको सॉल्व करने वाले हैं कि आखिर ये एक न्यूक्लियोटाइड बना कैसे। तो हमने सबसे पहले इसके तीनों मेंबर्स को हमने समझ लिया बहुत ही डिटेल से, है ना। तीनों मेंबर कौन कौन से थे इसके, शुगर, ये इसका तीनों मेंबर था। शुगर को, नाइट्रोजन बेसिस को, यानी कि शुगर को हमने समझ लिया, हमने नाइट्रोजन बेसिस को समझा, और हमने फॉस्फोरिक एसिड को भी समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि तीनों को अलग अलग तो हमने समझ लिया, लेकिन आखिर ये तीनों एक साथ मिलते कैसे हैं। इसका मतलब हम अब बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि आखिर इनकी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती कैसे है, किस तरीके से ये बॉन्ड बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा हमें, कोई भी एक शुगर ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक शुगर ले लेंगे। तो मान लीजिए आपके पास ये एक शुगर है, ठीक, और इससे पहले एक और इंफॉर्मेशन ले लें। अगर एक इतना इंफॉर्मेशन आपने लिया था, एक और इंफॉर्मेशन ले लें। कोई भी शुगर अगर आप लेते हैं, कोई भी शुगर, हम यहाँ दो तरह के शुगर, कोई भी शुगर आप ले लें, चाहे वो राइबोज हो, डीऑक्सीराइबोज हो, कोई भी, इस शुगर का कार्बन नंबर 1 ही आप लेंगे, कार्बन नंबर 1 लेंगे, उसी पर आप टारगेट करेंगे। और आने वाला नाइट्रोजन बेस अगर कोई प्यूरिन है, और आने वाला नाइट्रोजन बेस अगर कोई पिरिमिडिन है, पिरिमिडिन है, ठीक, इस बात पर निर्भर करेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि द नाइट्रोजन बेस इज वेदर प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो प्यूरिन अगर है तो आप लेंगे इसका नाइट्रोजन कौन सा नंबर, 9th, एंड इफ इट इज गोइंग टू बी अ pyrimidine then you will take nitrogen number 1. It means this bond is going to be formed between carbon number 1 and 9 of this purine, and if it is a pyrimidine then the bond will be formed between the sugar, carbon number 1 of the sugar and nitrogen 1 of pyrimidine. ठीक, ये बात आपको पोजीशन समझ में आ गई। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है पूरी केमिस्ट्री को समझने के लिए, यानी कि इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन और ये सेकंड, प्यूरिन के लिए एंड पिरिमिडिन के लिए। अब चलिए, अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि अब हमने इसको डिस्कस कर लिया। इसका मतलब अब हम ड्रॉ करने वाले हैं एक न्यूक्लियोसाइड। क्या हम ड्रॉ करने वाले हैं, एक न्यूक्लियोसाइड। हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। पहले हम एक न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन देख लेंगे, उसके बाद हम न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोसाइड को, यानी कि क्या क्या रहने वाला है न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोसाइड में आएगा आपके पास किसी भी तरह का शुगर, प्लस आपके पास आएगा किसी भी तरह का नाइट्रोजन बेस। एग्जाम्पल के लिए तो कुछ ना कुछ रेफरेंस तो हमें लेना ही है। नाउ ये रहा आपके पास एक शुगर, कोई भी शुगर ले लें, ठीक है, नाउ, और ये रहा आपके पास फिफ्थ। ठीक है, ये है कार्बन नंबर, उसको दूसरे कलर से कर देते हैं आपके लिए। दिस इज योर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। ठीक है, और अब इसको जस्टिफाई कर देते हैं। ये रहा आपके पास कार्बन, CH2OH था, यहाँ पर आपके पास क्या था,
OH था, यहाँ H था, यहाँ पर अगर आप राइबोज लेते हैं तो यहाँ OH लेंगे, अगर आप डिऑक्सीराइबोज लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ वो इस बात पर डिपेंड करता है ना। तो मान लीजिए हमने DNA का ले लिया तो ये H और ये भी H है, यहाँ पर H होगा तो ये OH होगा, यानी कि आपने कैसा शुगर लिया है, डीऑक्सी शुगर लिया है, डीऑक्सीराइबोज शुगर लिया है आपने। यही ये कार्बन नंबर 2 से हमें पता चल गया, ठीक है। और ये रहा आपके पास H। नाउ अब हम बात करेंगे कि ये तो रहा शुगर, लेकिन अब हम ला रहे हैं क्या, अब हम ला रहे हैं नाइट्रोजन बेस को। तो ये बात आपको पता होगा कि नाइट्रोजन बेस कहाँ आएगा। अब हम नाइट्रोजन बेस को लाएंगे, है ना, यानी कि अब हम ला रहे हैं नाइट्रोजन बेस को, ठीक। अब इस नाइट्रोजन बेस से रिलेटेड हमने आपको इंफॉर्मेशन यहाँ दी कि नाइट्रोजन बेस में अगर ये प्यूरिन आप लेकर आएंगे तो उसका नाइट्रोजन N9 सामने होना चाहिए, और अगर पिरिमिडिन है तो N1 पहले होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन नंबर 1 तो ये तो फिक्स है ना, इसका मतलब यहीं पर वो बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, कार्बन नंबर 1 ऑफ दिस शुगर। यहाँ पर क्योंकि यही नाइट्रोजन बेस की बाइंडिंग साइट है, यहीं पर वो आकर ये नाइट्रोजन बेस क्या होगा, यहीं पर आकर यहीं से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा कार्बन नंबर 1 ऑफ शुगर, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन बेस कौन सा है, प्यूरिन है या पिरिमिडिन है, उस बात पर डिपेंड करेगा कि अगर ये प्यूरिन होगा तो इसका N9 आएगा, और अगर ये पिरिमिडिन होगा तो इसका N1 आएगा यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए। तो ये आखिर आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर क्यों ऐसे आ रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो ले देकर हम बात करते हैं कि आखिर ये बॉन्ड बनता कैसे है। देखिए, अब अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर कि नाइट्रोजन बेस का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, पोजीशन क्या नंबर क्लियर हुआ, N9 एंड N1 है, ये क्लियर हो गया आई थिंक आपको, ठीक है। नाउ जब ये बॉन्ड यहाँ बनेगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, इसी जगह पर आपको वो बॉन्ड बना रहे हैं। ये रहा आपके पास ऑक्सीजन और ये रहा आपके पास वो शुगर, ठीक। सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले, ये बॉन्ड बनाते हुए ये OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, और यहाँ से क्या होंगे, वाटर एलिमिनेट होगा। इस बॉन्ड को बनाने के दौरान क्या होगा, वाटर एलिमिनेट होगा, H2O इज एलिमिनेटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बॉन्ड बनाते वक्त वाटर इज रिक्वायर्ड और वाटर इज एलिमिनेटेड। तो देखें यहाँ पर इस कार्बन नंबर 1 के साथ यहाँ पर आएगा, अब यहाँ हम डायरेक्ट आपको नाइट्रोजन बेस लिख दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी आप नाइट्रोजन बेस लिख सकते हैं क्योंकि वो डिपेंड करेगा उस बेस के ऊपर, ठीक ना। उसके बाद ये हो गई आपकी ये शुगर, यानी कि अब आपने क्या बना लिया, अब आपने बना लिया है CH2OH, यानी कि अब आपने बना लिया है न्यूक्लियोसाइड। ये एक न्यूक्लियोसाइड आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, क्योंकि शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस आपके पास है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। सबसे पहली चीज, कार्बन नंबर 1 एंड इस नाइट्रोजन बेस के ऊपर डिपेंड करता है ये प्यूरिन है या पिरिमिडिन है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ से आपको दे दिया है। दूसरी चीज, यहाँ इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, इस बॉन्ड को आप कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, इस बॉन्ड को आप कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन नंबर 1 ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस डिपेंड करता है कौन सा, वैसा आप अकॉर्डिंगली आंसर देंगे। यहाँ पर एक नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, वाटर इज रिक्वायर्ड और वाटर इज एलिमिनेटेड। तो आप कहेंगे वाटर इज रिक्वायर्ड या वाटर इज एलिमिनेटेड, आप कहेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वाटर इज एलिमिनेटेड, वाटर इज एलिमिनेटेड। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपको एक न्यूक्लियोसाइड बनाना तो आ गया, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाएंगे, है ना। तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो अगर हम एक जनरल ड्रॉ कर लें, यहाँ पर आपके पास क्या था, तो यहाँ आपके पास था एक शुगर, ठीक है, ये शुगर था, वो हम डायरेक्टली ले रहे हैं। यहाँ पर था
और यहाँ पर आपने बोला कि यहाँ आपके पास नाइट्रोजन बेस आ चुका था, सपोज आपके पास ए एडेनिन आ चुका था, सपोज, ठीक है। यहाँ पर आपके पास OH है, बाकी सब जगह H, ये है कार्बन नंबर 5th, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये CH2 और ये है OH, ठीक है, ये है OH, ओके। और आपने बोला कि यहाँ पर आपके पास है फॉस्फोरिक, क्योंकि अब आप न्यूक्लियोटाइड बनाने जा रहे हैं, ये है न्यूक्लियोसाइड, आप बनाने जा रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के लिए क्या है, अब आप लाइए पी को, पी के साथ यहाँ है O, OH, 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 ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये H, ये एसिड का है, ठीक है। और यहाँ पर इसका मतलब ये एसिड है, और एसिड और यहाँ पर OH है, इस CH2OH, ये तो अल्कोहल है। एसिड एंड अल्कोहल के बीच में, एसिड और अल्कोहल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? एसिड एंड अल्कोहल के बीच में आपको जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा ईस्टर बॉन्ड। उस बॉन्ड का नाम क्या है? ईस्टर बॉन्ड। सबसे पहली चीज। दूसरी इंफॉर्मेशन, एसिड से हमेशा क्या रिमूव होगा? H+, और OH+ कहाँ से रिमूव होगा? सॉरी, OH- कहाँ से रिमूव होगा? अल्कोहल से। और ये जब H+ OH- रिलीज होंगे, इसका मतलब एसिड से आपको ये H+ रिमूव होगा, और अल्कोहल से, ये अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल से आपको क्या रिमूव होगा? ये OH-, टोटल ये, और ये दोनों रिमूव होंगे तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। इसका मतलब ये जब बॉन्ड बनेगा, जब ये बॉन्ड फॉर्म होगा इसके बीच में, तो इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए H2O इज एलिमिनेटेड अगेन, और इस बॉन्ड को, चूंकि ये एसिड एंड अल्कोहल के बीच में है, इसलिए आप इस बॉन्ड को बोलते हैं, आप इस बॉन्ड को बोलेंगे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। अब आपको समझ में आ गया होगा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं, है ना। नाउ बहुत सारे बच्चे यहाँ बोलने में गलती करते हैं, इससे आप वो कहते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। डाई वर्ड गलत है, कहाँ 2 बार स्टेरिफिकेशन हुई है? ईस्टर बॉन्ड तो सिर्फ एक ही बना है, तो डाई वर्ड आप यूज नहीं करेंगे, आप इसे कहेंगे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, क्योंकि स्टेरिफिकेशन तो सिर्फ एक बार हुई है, तो इसे आप कहेंगे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो अब आपका जो स्ट्रक्चर है ये टोटल अब जाकर बन गया न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसका मतलब हमने आज ये सीखा कि आखिर ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये जो स्टार्टिंग किया था हम अपने क्लास को, ठीक है, इसका मतलब हमने ये आज सीखा कि आखिर ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है ये बनता कैसे है। इसको हमने बोला ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना। और जब हम ऐसे ही सेम सेम न्यूक्लियोटाइड की चेन को बना देंगे, है ना, नाइट्रोजन बेस तो ऑब्वियसली वेरी करेगा, चेन को बनाते जाएंगे, यानी कि इसकी पॉलीमराइजेशन करते जाएंगे, तो ये बन जाएगा न्यूक्लिक एसिड। ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लियोटाइड पर डिपेंड करता है, इस एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड पर, कि ये न्यूक्लियोटाइड है कैसा, ये न्यूक्लियोटाइड है कैसा, शुगर कैसा आपने यूज किया, इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये न्यूक्लिक एसिड कैसा होगा, ये डीएनए होगा या आरएनए होगा। यानी कि ये जो चेन होगी, पोलिमराइजेशन करके जो चेन बनाएगा, ये डीएनए का बनेगा या आरएनए का बनेगा, ये इसी बात पर डिपेंड करेगा। तो आई थिंक आज आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि न्यूक्लियोटाइड का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम ये समझेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड तो हमने बना लिया, हमने एक न्यूक्लियोटाइड बना लिया, अब हम देखेंगे कि हम एक न्यूक्लियोटाइड एंड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में कनेक्शन कैसे करें, यानी कि उसकी पॉलीमराइजेशन कैसे करें, है ना। यानी कि तभी तो हम समझ पाएंगे कि पॉलीमराइजेशन हो कैसे रही है। यानी कि हमने एक देखा कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसे आपने क्या कहा? ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसको आपने समझ लिया कि ये एक न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है। हमने कहा कि ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो आपने ये भी समझ लिया कि ये कैसा होगा, है ना। अब हम कहने जा रहे हैं कि ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड के बीच में अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम पॉलीमराइजेशन करने जा रहे हैं, है ना। यानी कि अब हम पॉलीमराइजेशन करने जा रहे हैं, इसी तरह से तीसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, इसके बीच में हम इसके बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, तभी तो एक चेन बन पाएगी न्यूक्लियोटाइड की, और तभी तो हम कह पाएंगे कि न्यूक्लिक एसिड बन गया, यानी कि पॉलीमराइज्ड न्यूक्लियोटाइड बन गया, है ना। तो आखिर ये बॉन्ड कैसे बनता है, हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो बॉन्ड बनी ये कैसे बनी और इसका नाम क्या है, हम वही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब आपके पास है एक न्यूक्लियोटाइड,
ये रहा आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड, छोटा सा बनाए तो आई थिंक तब भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट है हमारा इस कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि सारी चीजें आपने समझ रखी हैं। ये रहा आपके पास कोई भी नाइट्रोजन बेस, सपोज ए है, और यहाँ पर आपके पास फिफ्थ पोजीशन पर क्या था आपके पास, फिफ्थ पोजीशन पर ऑलरेडी आपने देख लिया था कि किस तरह से इसके पास फॉस्फोराइलेशन हो चुकी है ना। ये आपने इस पेज में देखा था, यहाँ पर किस तरह से इन जनरल इसको लेकर हम पी देखकर आपको समझा रहे हैं ना, क्योंकि हमें एक न्यूक्लियोटाइड, और ये रहा आपके पास दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये रहा आपके पास एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये सेम टाइप का एक और हम न्यूक्लियोटाइड ले रहे हैं। ठीक, इसकी भी यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हुई है। ठीक है, और यहाँ पर इसके पास भी कोई भी नाइट्रोजन बेस आप ले लें, सपोज मान लीजिए यहाँ पर जी है। ठीक है, नाउ यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर OH रहेगा, यहाँ पर भी थर्ड पोजीशन पर क्या है, OH है। ठीक, यहाँ पर क्या है, OH है। अब आपको एक बात समझनी है, ठीक है, वो ये समझना है कि यहाँ पर ये जो OH है, ठीक, अब आपको लाना है इसके P को सामने, फिफ्थ पोजीशन पर जो P है उसको सामने लाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CH2 है ना, CH2 है, और इसके साथ जो फॉस्फोराइलेशन हुई थी वो कैसी हुई थी, O था, है ना। उसके बाद यहाँ क्या था, P था, और आप इसके P को यहाँ लाएंगे। ठीक है, और यहाँ इसका क्या है, OH है, यह रहा O, ये है OH। ठीक है, नाउ अब यहाँ अगर आप देखें तो इस P का भी ये OH है ना, यहाँ पर ये तो एसिड का OH है, ये तो एसिड का OH है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी OH है इसके, लेकिन ये OH अल्कोहल का है, ये जो H है ये OH अल्कोहल वाला है ना, यहाँ पर OH ग्रुप, लेकिन यहाँ पर जो ये पूरा कंपाउंड एक एसिड का है, तो अगेन एक स्टेरिफिकेशन होगी, यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर अगेन एक स्टेरिफिकेशन होगी, है ना, यानी कि फिर से यहाँ H2O रिमूव होगा, एलिमिनेट होगा, है ना। और यहाँ पर जो बॉन्ड बन रही है, यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगी वो अगेन क्या बन रही है, यहाँ पर एक स्टर बॉन्ड तो बना ही हुआ था, एक स्टर बॉन्ड तो बना ही हुआ था, एक बार और स्टेरिफिकेशन हो गई, तो इसीलिए हम इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। यहां पर हम वो वर्ड लाते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कहाँ हमने बोला था, और फॉस्फो डाइस्टर वर्ड हम कहाँ यूज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आपने बोला कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, अब इन जनरल देख लें, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसको पूरा आपने क्या बोला कि ये सपोज ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसको आपने बोला कि ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है ना, और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, इसका मतलब इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई होगी, और यही रीजन है कि अगर आप एक न्यूक्लियोटाइड लें और दूसरा न्यूक्लियोटाइड लें, ऐसे ही तो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, और यही रीजन है कि अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो इसका इसमें कौन सा एंड खाली है, ये फिफ्थ, इसका मतलब इसको आप कहते हैं 5 डैश, और इसमें अगर आप देखें तो ये थर्ड डैश देख पा रहे हैं आप, ये थर्ड डैश, इसीलिए जब आप डीएनए के एक चेन को ऐसे लिखते हैं स्ट्रेट लाइन, तो आप कहते हैं 5 डैश थर्ड डैश। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि 5 डैश थर्ड डैश का मतलब क्या है। एक्चुअली इस जो आपके पास नाइट्रोजन बेसिस है ना, इनके कार्बन को आप कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 पोजीशन से, और इस शुगर के भी में भी नंबर है, तो उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक को हमने डैश कर दिया, जैसे हम नाम में लेते हैं ना ए एंड ए डैश, तो इसको हम अलग ट्रीट करते हैं, इसे अलग ट्रीट करते हैं, वैसे ही इसके नंबर को भी हमने अलग ट्रीट करने की वजह से हमने शुगर के नंबरिंग को हम क्या करते हैं, डैश ले लेते हैं, ताकि नाइट्रोजन बेस एंड उसके नंबरिंग के बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो, ये रीजन है इसके पीछे। ठीक है, और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, इसी को हम लेते हैं। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ऐसे चेन हम बनाकर ये 5 डैश थर्ड डैश ये क्यों पुट कर देते हैं। ठीक है, नाउ अब हमारा आई थिंक ये डीएनए का पूरा प्रॉपर ये क्यों है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, क्यों ज़्यादा स्टेबल है, ये पूरी इंफॉर्मेशन अब आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो बहुत ही क्लियरली आपको ये डीएनए के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आखिर ये जो डीएनए है ना,
इसके डबल स्ट्रक्चर यानी कि डीएनए के स्ट्रक्चर पर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास पर। आज आपका एक तरह से हमने डीएनए से रिलेटेड पूरी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का कोशिश किया है, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। क्योंकि अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये आप जानते हैं कि किस तरह से क्या होता है, किसका क्या इंफॉर्मेशन है ना, ऐसा ही क्यों होता है, अगर ये आप जानते हैं तो आप इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट था इस डीएनए से रिलेटेड, इनफैक्ट आरएनए से भी रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन समझ गए हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारी वीडियो होगी वो आएगी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को लेकर। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इस पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक, तो होप सो, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और एक चीज और, जब भी आप ये वीडियो देखें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़रूरत हो जिसको उसको ज़रूर शेयर करें। और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर दें। अगर कोई आपको चीज़, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, उसे आप पूछ भी सकते हैं। होप सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इज़ फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। टेक केयर एंड बाय बाय।